मैं समझता हूँ कि ये बहुत गंभीर मोड़ तक हम लोग पहुँचे हैं। और जब दलित पैंथर की बात करते हैं और उसकी परंपराओं को हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में खास तौर से 2 अप्रैल 2018 की बात जहाँ तक हुई, या भीम आर्मी के कुछ मैंने जो आंदोलन हुए राजस्थान में या सहारनपुर में, दिल्ली में वगैरह वगैरह में, एक चीज़ है। लेकिन एक साथ हम देखते हैं कि जब ये दलितों के साथ, जैसे रतन लाल की घटना अभी हुई, एक मैंने बड़ी गोलबंदी और बड़ा जनदबाव बना और उसी दिन उनको रिहा करना पड़ा। लेकिन मैं एक चीज और देख रहा हूं कि दलितों के साथ पिछड़ों पर भी आक्रमण हो रहे हैं लगातार। और दलितों में भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो रेडिकल दलित है, उनके प्रति वो भी इस हमले के शिकार हुए हैं। और वो उनमें कई लोग जेल में बंद है, जिसमें सबसे चमकता हुआ नक्षत्र जो है आनंद तेल तुंबड़े का नाम हम देखते हैं कि है। इसी पिछड़ों के ऊपर शारीरिक हमले इतने ज्यादा हुए, जैसे आप देखिए संजय यादव को 2-3 साल पहले जो है पूरे विश्वविद्यालय में मारा पीटा गया। अभी दिनेश पाल को मारा गया। उसके अलावा और भी तमाम सारे, लक्ष्मण तो इस बात के गवाह हैं कि लक्ष्मण के ऊपर शारीरिक हमले नहीं हुए, लेकिन मानसिक उत्पीड़न का जो मैंने झेला है जवाल जो है उन्होंने, वो भयानक है। इनको इतनी गालियां लगातार मिलती रही हैं। दिलीप मंडल इसके उदाहरण है। दिलीप मंडल को तो ट्रोल किया जाता है और वो कहते हैं कि जब ट्रोल लोग नहीं करते तो मुझे लगता है कि मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। वो उन्होंने अपना एक पोज ले लिया। लेकिन सवाल ये है कि एक बहुजन समाज जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, और एक बृहत्तर समाज जो मैंने इस देश से ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है, उसमें बहुत सारा जो विरोध है वो सिलेक्टिव विरोध के तौर पर सामने आता है। आप लगातार चुन लेते हैं कि हम इन लोगों के साथ कोई अगर दुर्व्यवहार होगा, कोई घटना होगी तो हम खड़े रहेंगे, दूसरे लोगों के साथ नहीं। सोनी सोरी की घटना हम लगातार जानते हैं किस तरीके से उस महिला को, वो तो मैंने उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। और इसके अलावा तमाम आदिवासी जो स्त्रियां हैं और दूसरे लोग हैं, माइनॉरिटीज पर इतने हमले हुए हैं लगातार उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, हो रहे हैं हमले, पिछड़ों पर हुए हैं। लेकिन ये सिलेक्टिव विरोध है एक दलितों का। और अगर आप दलित पैंथर बनाते हैं, दलितों की मुट्ठी पर सवाल को ले आते हैं, बहुजन समाज उसमें से गायब होता है। बहुजन समाज स्वयं अपनी भूमिका को उस जगह पर नहीं निभा पाता, तो कहाँ इस पूरी राजनीति का भविष्य है। मैं समझता हूं कि लक्ष्मण जो लगातार इस चीज को देख रहे हैं और संवाद स्थापित कर रहे हैं लोगों के बीच में कि जो गतिरोध है वो टूटे, लोग एक साथ आए, उसको कैसे देखते हैं लक्ष्मण, और क्या उसका भविष्य दिखाई उनको पड़ता है? बहुत शुक्रिया रामजी दा और गांव के लोग मंच का बहुत आभार कि उन्होंने इतने बेहद जरूरी विषय पर ये बातचीत रखी है। और जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, असल में हम सब की साझा चिंताओं का ये एक सवाल है। और निश्चित रूप से जब ऐसे सवाल सामने आते हैं तो एक निष्ठुर आलोचना भी अपेक्षित होती है। मसलन कि अगर हमने जो कुछ भी हासिल किया है, हो रहा है नहीं कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, कांशीराम जी की, मंडल आंदोलन की, या दलित पैंथर जिस पर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इन सब की कुछ न कुछ भूमिका होती है। ये सब अपने अपने हिस्से से, अपने अपने खित्ते से ताकत को संबोधित कर रहे होते हैं, उससे लड़ रहे होते हैं, जिससे एक पूरे बृहत्तर 90%, मैं उसे बहुजन कह लें या चौधरी छोटू राम के शब्दों में कहें कि कमेरा जातियां हैं, अर्जक जातियां हैं, श्रमजीवी लोग हैं, जगदेव बाबू की भाषा में कह लें, तो ये इन सभी 90% लोगों के सवाल है। तो इसलिए इन सब की भूमिकाएं तो बहुत सकारात्मक रही हैं। हमें इसलिए भी विश्लेषण करना पड़ता है कि सकारात्मक जो भूमिका रही हो उससे ऊर्जा हासिल करें, और जहां कमियां रह गई, जहां खामी रह गई, उसे ठीक करने, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले वक्त में हम एक बृहत्तर एका बना करके मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ सकें। इसलिए मैं कई बार देखता हूं कि ठीक बात है कि हम दलित पैंथर पर, जो अभी मैंने दुसाद साहब का अभी लेख भी पढ़ा, कल उन्होंने 1 घंटे की एक विस्तृत परिचर्चा की थी, लगातार लिखते रहते हैं दलित पैंथर पर। सिद्धार्थ जी जिस पुस्तक का जिक्र कर रहे थे फॉरवर्ड प्रेस की, कल ही मैंने देखा, उसे सरसरी तौर पर पढ़ा, और खासकर मैं प्रभावित हुआ दलित पैंथर के घोषणा पत्र से।
ये एक जमीन है। लेकिन आपने जो सवाल किया है रामजीदा, ये बहुत गंभीर सवाल है। भीम आर्मी का सवाल जहां तक है, मैं ये देख पाता हूं कि उसने एक बहुत बेबाक, हिम्मत और हौसले वाला प्रतिरोध दर्ज किया, लेकिन उसका उभार ही एक जमीनी संघर्ष के तौर पर हुआ। चंद्रशेखर ने बहुत सारे काम अच्छे किए थे, भीम आर्मी ने काम अच्छे किए, स्कूल चलाना, लोगों को, महिलाओं को खासकर जोड़ना उस खास इलाके में। बाद में वो चीजें पॉलिटिकल ही दिखती हैं, कल्चरल उसका एस्पेक्ट कम दिखता है। वो एक मौका था जिसे वो कल्चरल ग्राउंड पर, सामाजिक और सांस्कृतिक जमीन पर और मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है आगे करेंगे। लेकिन उत्तर भारत में मुझे लगता है, अभी पूर्व के कोई वक्ता कह रहे थे, मैं उससे सहमत होते हुए अपनी बात कह रहा हूं, मैं इधर बीच महाराष्ट्र कई बार गए, अभी इवन आज ही मैं महाराष्ट्र लौटा भी हूं। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से लेकर के आज तक लगातार मैंने देखे कि अनगिनत संगठन बने हुए हैं। बहुत कमिटेड ढंग से वो लोग अपनी वैचारिकी को क्लेम करते हैं, लड़ते हैं। और महाराष्ट्र में मैंने एक चीज और देखी जो मैं थोड़ा मिस कर रहा था, जैसे ओबीसी वाला सवाल है। दलित बहुत जागरूक है उसमें, चाहे वो भारतीय नवजागरण की वह धारा जो ज्योतिबा फुले की थी, या उसके पहले की ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम वाली धारा हो, या फूले शाहू के बाद दलित पैंथर को भी मैं वहां देखता हूं, बाबा साहब की भूमिका देखता हूं। तो दलितों में एक चेतना है, लेकिन वह चेतना ओबीसी में बिल्कुल शून्य है ऐसा नहीं है। कम से कम 10 बार अगर मैं महाराष्ट्र पिछले 2 महीने में गया तो 10 में 4 कार्यक्रम ऐसे थे जो ओबीसी संगठनों ने किए थे। उसमें से एक संगठन है जो फूले शाहू के नाम पर बना है और ओबीसी महिलाओं का संगठन है, जिसने चंद्रपुर में मुझे आमंत्रित किया, और ओबीसी में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाए उस पर काम कर रहे हैं। यानी, और अभी मैं वर्धा से लौटा हूं तो वहां भी मुझे ढेर सारे ओबीसी लोग मिले जो अपने संगठन बनाकर काम कर रहे हैं और दलितों और ओबीसी की एक एका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत में वह सामाजिक और सांस्कृतिक काम नहीं हो पाया जो मानवर कांशीराम करना चाहते थे, लेकिन वो मुकम्मल हो नहीं पाया। ओबीसी के विमर्श को अक्सर मैंने एक शिकायत के लहजे में देखा कि दलित लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई ओबीसी जिस दिन जाग जाएगा उस दिन ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा, मनुवाद खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आप इस तरह कह करके ये साबित करते हैं शायद ऐसा कि ओबीसी बिल्कुल जगह नहीं है। तब मैं पूछता हूं, जब मैं पढ़ता हूं, अपना इतिहास पढ़ता हूं, तो ठीक बात है, अभी फूले साहब को उस तरह ओबीसी क्लेम नहीं करता, शाहू जी को क्लेम नहीं कर पाता, पेरियार तक को क्लेम नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। ये तो बहुत बड़े विचारक थे। 1930 का त्रिवेणी संघ कहा जाएगा जो ओबीसी नेतृत्व में काम कर रहा था, और त्रिवेणी संघ केवल ओबीसी के विमर्श को नहीं कर रहा था। त्रिवेणी संघ का नारा ही था ब्राह्मणवाद बना मानववाद का, और मानववाद के 90% लोगों की बात करता। त्रिवेणी संघ ओबीसी के लोगों के साथ है। उत्तर प्रदेश में अर्जक संघ ने काम किया और 90% उन्हीं वंचित शोषित को अर्जक कहा और 10% को अनर्जक कहा, और अनर्जक लोग अर्जक के श्रम का दोहन करके संसाधनों पर कब्जा करके काम किए हुए। मंडल आंदोलन को आप कहां देखेंगे? मंडल आंदोलन ने पूरी जमीन तैयार की कि ओबीसी की मार्शल जातियां जिन्हें कहते हैं। एक दो तीन बहुत गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं रामजीदा, हो सकता है इससे बहस और आगे बढ़े। मंडल आंदोलन ने जिन्हें मार्शल जातियां कहा जाता था उनको सांप्रदायिक होने से रोका, भले ही राजनीतिक तौर पर ज्यादा सफल हुआ, और उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई पर अपनी हिस्सेदारी लगाई। और मंडल आंदोलन के बाद का भारत बदल गया। मंडल के पहले का भारत अलग था, उसके बाद का भारत बदल गया। यहां पहला सवाल मेरा है कि ओबीसी पर जब आप ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन ही उनका नहीं है, तो मैं इसे नकारता हूं। मैं कहता हूं कि उनके पास अपनी एक वैचारिक जमीन है, संघर्ष की जमीन है, और उन्होंने लगातार ये जमीन पर काम किया है। चूंकि ओबीसी की आबादी ज्यादा है, इसलिए मैं कई बार सोचता हूं कि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, और जिम्मेदारी ज्यादा होने के नाते उन पर शिकायत ज्यादा होती है कि थोड़ा और आप जागरूक हो जाते हैं, शायद एक बेहतर भारत का निर्माण हो पाता। इस शिकायत से मैं सहमत होता हूं। मेरा एक पक्ष ये सवाल था, एक जमीन ये। दूसरा सवाल, जो शूद्र और बाकी वर्ण व्यवस्था की टर्मिनोलॉजी है उससे ओबीसी सहमत नहीं हो पाता। तब मैं पीछे लौटता हूं तो देखता हूं ज्योतिबा फुले खुद अपनी पुस्तकों में लिखते हैं
कि ये जो शूद्र है, ये ओबीसी जातियां हैं, ये तो क्षत्रिय थी। वो छत्रप खेत से बनाते हैं और खेत से कृषक, कुणबी किसान शब्दावली का प्रयोग ज्योतिबा फुले बार बार करते हैं। और ज्योतिबा फुले लगातार ये कहते हैं कि ये वो जातियां थी जो शासक वर्ग रही। आर्यों के आक्रमण के बाद जब इन्होंने झुकना कबूल नहीं किया, तो जो झुक गए उन्हें राजपूत ठाकुर बना दिया, और जो नहीं झुके उन्हें शूद्र बना दिया। आज जब हम ओबीसी को शूद्र कहेंगे तो वो इसको स्वीकार नहीं करता। अब इसका काउंटर मैं कैसे देखता हूं? हम कहते हैं कि शासक वर्ग कैसे थे, तो मौर्य वंश कहा जाएगा, मगध वंश कहा जाएगा, जो तमाम गणराज्य थे उनमें ओबीसी के राजा थे। पाल प्रतिहार वंश कहा जाएगा, गुर्जर वंश कहा जाएगा, जाट वंश कहा जाएगा, यादवों के तमाम साम्राज्य थे। तो ओबीसी के बहुत बड़े तबके में शासक वर्ग की जातियां रही हैं, जो आज सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से शूद्र टर्मिनोलॉजी को कबूल नहीं करती, और हम बार बार उन्हें उसी पर ले आते हैं। इसीलिए मुझे कई बार जगदेव बाबू की टेक्निक, अर्जक संघ की टेक्निक, ये चौधरी छोटू राम की टेक्निक ज्यादा कारगर लगती है। जब हम वर्ण व्यवस्था को कबूल नहीं करते तो शूद्र जैसी टर्मिनोलॉजी को क्यों इस्तेमाल करना? हम उन्हें कमेरा कह लें, हम उन्हें श्रमजीवी कह लें, हम उन्हें अर्जक कह लें। इससे क्या होगा कि ओबीसी को हम हीनता बोध को आरोपित नहीं करेंगे, और ओबीसी को अपनी कल्चरल जमीन से जोड़ करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आजादी के बाद जाति के नाम पर आपको सत्ता संसाधन की हिस्सेदारी से वंचित किया गया, आप पहले से वंचित थे नहीं। तो एक गौरव बोध से बाबा साहब ने क्यों भीमा कोरेगांव का जिक्र किया था? क्योंकि दलितों के बीच वो एक आत्मसम्मान और गौरव बोध ले आना चाहते थे कि 500 महारों ने पेशवाओं की सेना को ध्वस्त कर दिया, इसलिए वो गए वहां पर भीमा कोरेगांव में। हमें भी इसलिए इस जमीन पर काम करने की जरूरत है। इसलिए छत्री वाली टर्मिनोलॉजी में कई बार लगता है कि पक्ष नहीं काम करेगा। तीसरा पक्ष, और जो आपके सवाल में था, ये दो काम अगर हम कर पाए, पहला सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की जमीन पर ओबीसी को गोलबंद करें, वो शिकायत जो दलित समाज के लोग करते हैं उस शिकायत को कमतर करने की कोशिश करें कि नहीं भाई, जैसे अब मैं एक और सवाल करूं, दुसाद साहब बैठे हुए हैं, ये दलित पैंथर आंदोलन की परिणति क्यों संघी खेमे में जाकर हो गई? ये मेरी एक व्याकुलता है जानने की। जिस जमीन पर दलित पैंथर खड़ा हुआ उस जमीन पर शिवसेना क्यों खड़ी हो गई? और आज भी शिवसेना उस मराठवाड़ा बेल्ट में सबसे ज्यादा मजबूत है। तमाम दलित आंदोलन के नेता, जैसे ओबीसी में भी बहुत सारे लोग हैं जो उस खेमे में जाकर बैठ गए हैं, अनुप्रिया पटेल से लेकर के तमाम लोग, हम शिकायत करते हैं उनसे। वैसे ही दलितों में भी हुआ, वैसे ही आदिवासियों में भी हुआ। मेरा सुझाव कई बार ये होता है कि हमारी भाषा ऐसी हो जिससे हम एका बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए। एक बात, वो भाषा श्रमजीवी, कमेरा और अर्जक वाली हो सकती है, वंचित शोषित वाली हो सकती है। दूसरी बात, जब भी हम ये कहते हैं कि हमें बहुजन एका बनानी है, हमारे यहाँ प्रोफेसर रतन लाल पर हमला हुआ, और रामजी दादा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह की वंचना शोषण, हमारे प्रोफेसर हनी बाबू आज भी जेल में, उन्होंने तो कोई फेसबुक पोस्ट नहीं लिखी। प्रोफेसर हनी बाबू 2 साल से हो गया जेल में। हमारे ओबीसी समाज के लोग प्रोफेसर हनी बाबू को नहीं बचा पाए, तो मैं अपने ओबीसी समाज से शिकायत करता हूं। जब संजय पर हमला होता है, डॉक्टर संजय पर, डॉक्टर दिनेश पाल पर हमला होता है, हमारे ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे मित्र रहे जेएनयू के, 2 साल पहले उनको बिहार के डिग्री कॉलेज में अल्ताफ हुसैन, उन पर हमला होता है, वो ओबीसी थे। तो हम अगर नहीं खड़े हो पाए, जैसे हमने प्रोफेसर रतन लाल के मामले में खड़ा होकर दिखाया कि हम एक हैं, अगर आपने प्रोफेसर रतन लाल पर हमला किया तो हम सब एक होकर के खड़े हैं, वैसे ही हमें इन सब पर एकजुट होकर के खड़ा होना होगा। जैसे हमें सिलगेर के जंगलों में, बस्तर और बकसवा के जंगलों में, हसदेव के जंगलों में जो आदिवासी लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा होना होगा। हमें दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ मुसलमानों पर हो रहे हमले के खिलाफ खड़ा होना होगा, और यह खड़ा होना केवल पॉलिटिकल रूप से नहीं, कल्चरल रूप से भी होगा। तब मुझे लगता है कि हम एक नई एका बना पाएंगे। और आखिरी टिप्पणी, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, और रामजीदा बैठे हुए हैं और तमाम लोग, सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं। साहित्य में प्रतिरोध की जो समानांतर परंपरा है हमारे पास,
जो बुद्ध से लेकर के संत आंदोलन, कबीर रैदास से होते हुए नवजागरण, बहुत शानदार काम किया सिद्धार्थ जी ने, दुसाध सर को पढ़ते रहता हूं। वो जो कल्चरल नैरेटिव था उसको क्लेम कौन करेगा अगर हम पूरे कल्चर को छोड़ देंगे या उसे पूरा तिरस्कृत कर देंगे। ये मेरी समझदारी ये कहती है कि हमें उसी कल्चर को हिंदू फ्रेम में बने हुए गुब्बारे को फुस करने के लिए इस अपनी भारतीय ज्ञान मीमांसा, चारवाक लोकायत, भक्ति आंदोलन, हिंदू नवजागरण, महाराष्ट्र नवजागरण, फूले पेरियार, और उसके साथ हम कबूल करते ना राहुल सांकृत्यायन को, भगत सिंह को, लोहिया को, जो कि सवर्ण तबके से आते हैं, शायद हम फिर एक वैचारिक एका बनाने में कामयाब होंगे जिसकी आज जरूरत है। आज अगर हम ये एका नहीं बना पाए, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश जहां से हम सब आते हैं अधिकांश लोग, अयोध्या, मथुरा, काशी यही है, और ये पूरा माहौल घोर बहुजन विरोधी है, वंचित शोषित कमेरा विरोधी है, और हम दोनों चीजों से एक साथ लड़ेंगे। सांप्रदायिकता से भी लड़ना है तो बहुजन एका में बाधा बनने वाली तमाम चुनौतियों से भी टकराना होगा। दलित शब्द का अर्थ अगर हिंदी साहित्य इतिहास में वंचित दमित दलित है तो उसमें तो ओबीसी भी आएगा, उसमें तो आदिवासी भी आएगा। हमें अपने दायरे को थोड़ा विस्तृत करना होगा। मैं समझता हूं कि कुछ गलतियां हम सबसे हो रही हैं। हम कई बार साझापन दिखा नहीं पाते। अगर ओबीसी को बचाने दलित खड़ा नहीं हुआ, अति पिछड़े को बचाने पिछड़े वर्ग के कुछ मार्शल कौम के लोग नहीं खड़े हुए, अगर आदिवासियों के साथ दलित और पिछड़े नहीं खड़े हुए, मुसलमानों के साथ ये तीनों नहीं खड़े हुए, तो माफ कीजिएगा, ऐसी कोई एका केवल किताबों के प्रबंध में सिमट कर रह जाएगी। सामाजिक और सांस्कृतिक जमीन पर कभी आरएसएस से टक्कर नहीं दे पाएगी। मैं अपनी जो भूमिका देख पा रहा हूं, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि एक बृहत्तर एका बनाने के लिए हम एक बृहत्तर और इसलिए मैं त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ, लोहिया, कांशीराम से लेकर के मंडल की बात जोर से करता हूं। मैंने अभी कल जो माता रमाई पर कार्यक्रम हुआ था, उसमें जब महिलाओं का सवाल आया तो मैंने पुरजोर तरीके से फूलन देवी को वहां पर नाम लेकर के रिकमेंड किया कि फूलन देवी को हम क्यों नहीं क्लेम करते। हम प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को दलित विमर्श में क्यों नहीं खड़े कर पाए, रिपब्लिक ऑफ कास्ट लिखने वाले, क्योंकि आनंद तेलतुंबड़े में हम कहते हैं वो वामपंथी हैं, हनी बाबू को कह देते हैं हम वो नक्सली हैं, ओबीसी को कह देते हैं कि वो कल्चरली बहुत साउंड नहीं है, वो लोहिया की आलोचना करते हैं कि लोहिया धर्म पर सॉफ्ट है। बहुत सारे लूप होल मिलेंगे, लेकिन इससे तो हम अपनी एका को बिखेर रहे हैं। दलित पैंथर के 50 साल पूरे होने पर, आरएसएस के 100 साल पूरे होने जाने पर मुझे लगता है कि वो जो हमारी नाक लंबी हो गई या दिल छोटा हो गया है, इसका निष्ठुर आलोचनात्मक विश्लेषण होना चाहिए। वो बौद्धिक जमीन पर होगा, वो सामाजिक और सांस्कृतिक जमीन पर होगा, जिसके मुकम्मल रूप से पेरियार की जमीन पर ही स्टालिन क्यों आ पाए। स्टालिन तो आज भी खड़े हैं और स्टालिन आज भी क्लेम करके कहते हैं कि मैं मोदी और अमित शाह सुन लें कि मैं पेरियार की लेगेसी को क्लेम करता हूं, मंदिरों की जमीन पर स्कूल खुलेंगे, पुजारी का एग्जाम होगा, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं लागू होने देंगे। हमारे यहाँ की तो पॉलिटिकल पार्टियां ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का साथ देती। हमारे यहाँ आज भी लोग धर्म में सॉफ्ट और हार्ड खोल रहे हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने राजनीति पर अतिशय जोर दे दिया, सामाजिक और सांस्कृतिक जमीन पर जोर नहीं दिया। दलित पैंथर में सबसे शानदार बात जो अभी दुसाध साहब बोल रहे थे कि उसके घोषणा पत्र में सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक बराबरी का एक खाब था। मुझे लगता है कि एक नया घोषणा पत्र तैयार हो, हम बात करें, हम इसकी एक बैठक करें, हम एक बड़ी एका बनाए, उस घोषणा पत्र में 90% वंचित शोषित के लिए नए दस्तावेज तैयार हो, नई भाषा में तैयार हो, नए एजेंडे के साथ तैयार हो, शायद हम कुछ बेहतर लड़ाई लड़ पाएंगे। इस विमर्श, सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श के बिना केवल राजनीतिक लड़ाई अगर लड़ी गई तो वो सौदेबाजी वाली राजनीति तक ले जाएगी। मैं दलित पैंथर को इसलिए एक प्रेरणा के रूप में और एक सीख के रूप में भी देखता हूं, और यही मेरी बात थी। और अंतिम तौर पर दारोमदार लक्ष्मण पर आता ही है,
और मैं समझता हूं कि लक्ष्मण पर यह दारोमदार है, और इस सवाल का उत्तर भी खोजने का काम हम सारे लोगों को सम्मिलित रूप से करना पड़ेगा, और लक्ष्मण को तो खास तौर से करना पड़ेगा क्योंकि वे लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं लोगों के बीच। मैं चाहूंगा कि जो बहुजन वैचारिकी की परियोजना है उसके जो जटिल सवाल हैं, उन जटिल सवालों को किस तरीके से हल किया जाए, लक्ष्मण क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल ठीक बात है। मैं पूर्व के अपने तीनों साथियों की बातों को इंडोर्स करते हुए, उनसे सहमत होते हुए, जनार्दन जी ने जो बहुत खूबसूरत बात कही कि कैसे बीच में एक अवकाश तो बुद्ध भी लेते थे रचनात्मक काम के लिए। गांधी की बात होती है तो गांधी भी अवकाश लेते थे। इवन अम्बेडकर अपने पूरे जीवन में आप देखेंगे तो कई बार अलग अलग पड़ाव में काम करते हैं, अपने अपने विमर्श को, अपने विचार को मांझते हैं, बदलते हैं। ये एक प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि इस समय पूरा बहुजन विमर्श, वंचित शोषित विमर्श इस पड़ाव पर है कि हमें ठहर करके, पहली बात मैंने पहले कमेंट में कही भी थी कि निष्ठुर आलोचना, आत्मालोचना, जिसमें कोई वैचारिक आग्रह पूर्वाग्रह न रहे कि नहीं भाई हम बाम सेब की आलोचना नहीं करेंगे भले ही वो 12 टुकड़ों में हो जाए, हम सपा बसपा की आलोचना नहीं करेंगे, हम दलित पैंथर की आलोचना नहीं करेंगे, या हम अंबेडकर और लोहिया की आलोचना नहीं करेंगे, या कोई कम्युनिस्ट हो गया तो उसको अंबेडकराइट नहीं मानेंगे, या ओबीसी हैं हम अगर तो हम दलितों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, हम ओबीसी को अलग से ही देखेंगे, अंबेडकर को अपना नहीं मानेंगे। बहुत तरह की घालमेल है समाज में। मैं एक चीज देखता हूं दादा कि भारत में जंग आजादी की लड़ाई भी रही होगी या मंडल आंदोलन की लड़ाई हो, लाभार्थी समूह पूरी ताकत में कभी भी सड़क पर ना आंदोलन करता है, ना बौद्धिक विमर्श करता है, और न नेतृत्व करता है। बहुतायत तादाद उस तबके की शांत होती है। 10% मान लें प्रतिगामी होते हैं, प्रतिपक्षी होते हैं, और 10% वो लोग होते हैं जो उस पूरे मूवमेंट को, विचार को आगे ले जाने के लिए सक्रिय होते हैं। उसमें बौद्धिक भी आते हैं, उसमें नेता भी आते हैं, उसमें जो लोग कबीर की भाषा में कहें तो घर फूक तमाशा देखने वाले वो लोग होते हैं। इसलिए जो थोड़े से लोग हैं जिनको शायद मौका मिला है, मेरे पास अगर एक छोटी सी भले ही एडहॉक की नौकरी ना होती तो मैं न घूम घूम के बात कर पाता, ना इतनी किताबें पढ़ पाता, शायद मैं रोजी रोटी के काम में लगा रहता। हम सारे लोग थोड़े बहुत प्रिविलेज में हैं। हम अगर 10% लोग हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि इस विमर्श को हमें ही शेप देना है, हमें ही आकार देना है, हमें ही आत्मालोचना करनी है। अगर हम उस 80-90% जो लाभार्थी समूह है बहुजनों वंचितों का, जो अमूमन खामोश रहता है, हम अक्सर उन्हें से ही शिकायत करते हैं कि तुम उनको वोट दे देते हो, तुम उनके साथ चले जाते हो। हम अपनी शिकायत नहीं करते कि हम शायद एक बेहतर विकल्प नहीं दे पाते, हमारी भाषा हमारे लोगों से संवाद की नहीं हो पाती, हम नई चुनौतियों को टकराते हुए बदलाव नहीं ला पाते, अतीत का अतिशय मोह रखे हुए रहते हैं, इसलिए हम पूजक बन जाते हैं किसी विचारक के। ये कुछ चुनौतियां हैं। इसलिए मेरी समझदारी ये कहती है कि ये जो थोड़ा सा तबका, थोड़ा सा प्रिविलेज है, ये आपस में बैठ करके बौद्धिक विमर्श करते हुए, लेख लिखते हुए, किताबें लिखते हुए, इस तरह का प्लेटफॉर्म, मैं आपके प्लेटफॉर्म को भी एक बहुत गंभीर और बहुत उम्मीद भरा प्लेटफॉर्म देखता हूं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस विमर्श को आकार दें, तो वो जो बाकी लोग हैं ना, जिनसे हम शिकायत करते हैं कि वो किसी और खेमे में जा रहे हैं, अगर हम बेहतर विकल्प देंगे तो वो हमारे साथ आएंगे। यही एकमात्र तरीका है। शिकायतें अपनी करें। तो अब आकार कैसे देंगे, इसका सुझाव मेरे पास केवल एक लाइन का है। मैं भी अभी तलाश रहा हूं, मेरे पास कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है। हम सारे लोग उस बौद्धिक यात्रा के रहगुजर हैं। मुझे कई बार ये लगता है, जो मैंने पहले भी कहा उसी को दोहरा रहा हूं पॉइंट वाइज। पहला, भाषा पर काम करें, ऐसी शब्दावलियों का चुनाव करें जो लोगों को जोड़े, न तो उन्हें अपमानित करे न बहिष्कृत करे। जोड़ने वाली भाषा चुनी जाए, जिस एक शब्द, एक वाक्य, एक चीज को जोड़ सके, हम सबको जोड़ सकें।
दूसरी, जिसमें पूर्व के वक्ता भी सहमत थे, मैंने पूरे लॉकडाउन में यही काम किया कि जितने भी आइकॉन थे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था, हमने खुद पढ़ा और वीडियो बनाने लगा तो लोग जानने लगे कि भाई ये भी चीज है। हम भावनात्मक घिसी पिटी भाषा में बात करते हैं, हमारे बहुत सारे लोग। हमारे पास जब आइकॉन होंगे तो साझापन बढ़ेगा, इसलिए हिस्ट्री को क्लेम करना, कल्चरल लिटरेचर वाली हिस्ट्री को क्लेम करना, मुझे लगता है ये दूसरा बिंदु है। और तीसरा बिंदु यही है कि उस हिस्ट्री में चिपक नहीं जाना। हमें वो काम नहीं करना है कि हम मस्जिदों को गिराकर मंदिरों को बनाएंगे और 800 साल का बदला लेंगे, क्योंकि बहुजन बदला लेने चलेगा तो फिर हजारों साल का शोषण का इतिहास है, ये तो बदला दे भी नहीं पाएंगे। हमें बदला नहीं लेना। हमें क्या करना है, हमें आगे की वो दिशा तय करनी। जैसे मैं एक चीज सोचता हूं दादा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 बिंदु ऐसे हैं जिससे हम नौजवानों की उस पीढ़ी को संबोधित कर सकते हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बीच सबसे ज्यादा इस समय खतरे में है, जिसका भविष्य। अगर हम उन्हें बार बार ये कहेंगे कि सामाजिक न्याय करना है, बहुजनों का इतिहास में ये अपमान हुआ, वो शायद हमसे जुड़ नहीं पाता। आज के मौजूदा सवाल, मसलन नई शिक्षा नीति में शिक्षा बेची जा रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? 99% इसी बहुजन तबके का। सारे पब्लिक सेक्टर बेच दिए गए तो सबसे ज्यादा नुकसान 99% इसी तबके का। हेल्थ सेक्टर, ये क्या मुद्दे हैं। इसलिए शायद हम कोई एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार करें जो नौजवानों को अपील करता हुआ दिखे, जिसमें उनके शिक्षा की बात हो, जिसमें उनके रोजगार की बात हो। जैसे मैं बार बार, जो लोग मुझसे कहते हैं ना चिढ़ाते हुए कि ओबीसी को क्यों नहीं पता, ओबीसी ये है, तो मैं कहता हूं कि चाहे वो कृष्ण को मानने वाला ओबीसी हो, चाहे ललई सिंह यादव को, दो अलग अलग विचार हैं, लेकिन उन दोनों को मैं अगर एक जगह पर लाऊंगा, मैं कृष्ण की आलोचना करूं या ललई सिंह की आलोचना करूं, तो कभी एक नहीं होगा। मैं उनसे एक सवाल पूछ देता हूं कि अगर यादव ओबीसी में है, किसी भी खेमे में अपने को माने, आधी आबादी या 10% भी अगर पूरे देश में यादव हैं, तो 10% उनके प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट कहां हैं? मुझे लगता है इस सवाल पर दोनों एक होंगे कि बिल्कुल ठीक बात है, हमें हिस्सेदारी नहीं मिली। ऐसे ही बाकी जातियों की हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सवाल मुझे लगता है जोड़ने में सबसे कारगर होगा। हम डेटा एनालिसिस करें, हम RTI लगाएं, हम डेटा एनालिसिस करें कि भूमि पर मालिकाना हक किसका है, संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है, शैक्षणिक संस्थानों में किसके लोग बैठे हैं, अकादमिया में रिसर्च किन पर हो रहा है। नए सवाल यंगस्टर्स को अपील करेंगे और इससे एक बड़ी एका बनने में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया है, अंतिम निष्कर्ष जैसा तो कुछ नहीं, शायद इस साझापन से कोई एक विकल्प हम देख पाए, मुझे ये लगता है। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को। और मैं समझता हूं कि इन तमाम सारे मुद्दों पर, जो कि बहुत ज़रूरी और मौजूद और समकालीन मुद्दे हैं, उन पर लगातार कन्फ्रंट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, और यह बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए। नमस्कार, फिर से जल्दी ही मिलेंगे।